नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद ताबिश अंसारी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र इस्लाम इंटर कॉलेज सहारनपुर। मैं आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में। आज का अध्याय रहेगा हमारा माध्य व माध्य का। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का प्रतिरूपी मूल्य ज्ञात करना। आप पाँच दोस्त हैं, हर एक का आपका वज़न अलग अलग रहेगा, ये मान लेते हैं। तो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे, अगर हम मीन निकालना चाहे तो इसको हम जो है इसका प्रतिरूपी मूल्य ज्ञात करना इसको कहेंगे। सांख्यिकी आंकड़ों से प्रतिनिधित्व चयन करना। आंकड़े विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनसे फिर चयन करना होता है कि प्रतिनिधित्व कैसे होगा उसका। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या सांख्यिकी उपकरण का अर्थ विभिन्न प्रकार के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति माप के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए भी हम जो है केंद्रीय प्रवृत्ति माप का एक प्रयोग में लाएंगे। उसके बाद दिए गए आंकड़ों के संक्षिप्त रूप में जब व्याख्या की जाती है तब इस विधि को संख्यात्मक या सांख्यिकी माध्य कहते हैं। विभिन्न प्रकार से हम जो है अलग अलग रूप से अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, तो उसके लिए इस विधि को संख्यात्मक व सांख्यिकी माध्य भी कहते हैं। इस प्रकार की माप को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अथवा औसत या सांख्यिकी माध्य भी कहते हैं या कहा जाता है। परिभाषा की अगर हम बात करें, क्लार्क एफ शकार्ड के अनुसार सांख्यिकी माध्य कुल आंकड़ों के समूह का विवरण देने वाली एकमात्र संख्या प्राप्त करने की शैली है। इट इज़ अ टेक्निक, कि एक शैली है कि एक अंक को कैसे प्राप्त करना है जो हमारा रिजल्ट होगा, परिणाम होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सांख्यिकी माध्य के उद्देश्य तथा कार्य। संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों को सरल ढंग से समझाने के लिए सांख्यिकी माध्य संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण प्रदान करता है। कि आंकड़ों को जब प्रस्तुतिकरण करके सही ढंग से समझाना होता है तो उसका एक प्रस्तुतिकरण, संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण प्रदान करता है और कठिन व अव्यक्त आंकड़ों को सरलता प्रदान करता है। कठिन से कठिन आंकड़ों को भी हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से बहुत ही सरलतापूर्वक प्रस्तुत कर सकते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व। सांख्यिकी माध्य की सहायता से समग्रों के विषय में निष्कर्ष निकाला जा सकता है जिसके वर्ग में समूह या समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ साथ परिणाम के साथ साथ हम निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं। तीसरा पॉइंट, तुलनात्मक अध्ययन। सांख्यिकी मापों की सहायता से हम दो या दो से अधिक आंकड़ों के मूल्यों में मूल व परिमाणिक रूप से तुलना कर सकते हैं। मान लीजिए दो आंकड़ों के बीच में हमें तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो वो भी हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से प्रस्तुत कर सकते हैं। नीति निर्धारण। मान लीजिए हमें भविष्य के लिए कुछ नीति निर्धारण करना है तो उन आंकड़ों को आधार बनाकर हम नीति निर्धारण भी कर सकते हैं। गणितीय संबंध। सांख्यिकी माध्य विभिन्न प्रकार के वर्गों तथा समूह में गणितीय संबंध स्थापित करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। कि जब गणितीय संबंध हमें बनाना हो, मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन तैयार करने होते हैं तो भी हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की सहायता लेते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सांख्यिकी माध्यों के प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये नंबर 1 गणितीय माध्य। गणितीय माध्य में 3 भाग होते हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। इसमें दी गई श्रेणी सीरीज के मूल्यों को जोड़ा जाता है और समंकों की संख्या से किए गए जोड़ को भाग दिया जाता है। कि सबसे पहले क्या करते हैं, समांतर माध्य में, जिसको हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, कि मूल्यों को जोड़ा जाता है। जितने भी मूल्य होंगे, पद जो होंगे, समंक जो होंगे, उनको जोड़ लेंगे और समंकों की जितनी संख्या होगी उससे उसको जोड़ को भाग दे दिया जाता है। गुणोत्तर माध्य, इसमें श्रेणी यानी सीरीज। मैं आपको यहाँ पर ये बता दे के चलना चाहता हूँ बच्चों कि सीरीज का बहुत बड़ा एक ही महत्वपूर्ण भाग रहता है। सीरीज 3 प्रकार की होंगी, आगे बताई जाएंगी, लेकिन अभी से ये ध्यान रखें कि जब तक सांख्यिकी में सीरीज की जांच नहीं कर लेंगे आप, तब तक आप प्रश्न को हल करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हरात्मक माध्य, श्रेणी के पदों की संख्या को पद मूल्यों के व्युत्क्रमों रेसिप्रोकल यानी उल्टा एक करे। अगर हम 5 अंक मूल्य का रेसिप्रोकल लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हमारा 1/5 होगा। कि योग से भाग देने पर जो भजनफल प्राप्त होगा वही हरात्मक माध्य कहलाएगा। स्थिति संबंधी माध्य किसी समंक श्रेणी के मूल्यों में से माध्य होते हैं। ये भी 3 वर्गों में बटे हुए होते हैं। नंबर 1 माध्य का, यह समंक माला का वह मूल्य है जो समंक माला को 2 समान भागों में बांटता है। बहुलक श्रेणी का वह चर मूल्य जो सबसे अधिक बार होता है या जिसकी बारंबारता आवर्ती फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। विभाजन मूल्य श्रेणी को 2 से अधिक भागों में विभाजित मूल्य पदों को विभाजन मूल्य
कहा जाता है। ये तीनों आपको जो है आगे अध्याय में आपको बताए जाएंगे। इसके बाद समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन, इसका प्रदर्शित चिन्ह रहेगा x बार। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये बार होता है, इसको बार बोलते हैं। इसका अर्थ यह है कि समांतर माध्य में दी गई श्रेणी के मूल्यों को जोड़ा जाता है और समंकों की संख्या किए गए जोड़ को भाग दिया जाता है। जितने भी समंकों को जोड़ा गया है और जितने समंक हैं उससे उसको भाग दिया जाता है। औसत शब्द का प्रयोग भी इसी माध्य के लिए होता है तथा यह सबसे सरल, लोकप्रिय व सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली माप भी मानी जाती है। इसका सूत्र फॉर्मूला रहेगा माध्य किसी श्रेणी में सभी पदों का योग बटे श्रेणी के पदों की संख्या, या हम इसको जो है प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। ये आप जो साइन देख रहे हैं ये सिग्मा है, ये x, यानी कि सिग्मा का काम होता है सबको जोड़ना। जहाँ पर सिग्मा होगा वो प्रदर्शित करेगा कि यह यहाँ पर x को सभी समंकों को जोड़ दिया गया है और n जो रहेगा हमारा वो पदों की संख्या रहेगी। परिभाषा देखते हैं। हॉरेस सेक्राइस्ट के अनुसार एक समंकमाला के मूल्यों में पदों के जोड़ को उसकी संख्या से भाग देने से प्राप्त परिणाम संख्या माध्य कहलाता है। समांतर माध्य x बार के गुण, ये बहुत ही सरल होता है, इसकी गणना करना सरल होता है। निश्चित परिणाम प्राप्त होते हैं इससे। स्थिरता, निर्देशन में परिवर्तन होने पर भी ये अधिक प्रभावित नहीं होती है। समान महत्ता रहती है इसकी, सभी पदों एवं आवर्तियों को यह समान महत्व प्रदान करता है। तुलना के लिए समांतर माध्य x बार अत्यंत लोकप्रिय प्रणाली है। समांतर माध्य के दोष, इसके प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, मूल्यों का प्रभाव। यह श्रेणी के सभी मूल्यों पर निर्भर होता है। इस प्रकार चरम व सीमांत मूल्यों का अधिक प्रभाव पड़ता है। गणना में कठिनाई, यदि श्रेणी में एक भी मूल्य अज्ञात हो, अगर मिस हो जाता है तब समांतर माध्य की गणना में कठिनाई हो जाती है। अनुपयुक्त, यह माध्य अनुपात, दर व प्रतिशत का अध्ययन करने में सक्षम नहीं होते हैं। समांतर माध्य में यह आवश्यक नहीं कि माध्य श्रेणी में से ही हो, अतः यह समंकमाला के बाहर से भी हो सकता है। समांतर माध्य का उपयोग, समांतर माध्य का उपयोग निम्नलिखित है। यह सामाजिक स्तर व आर्थिक स्तर की समस्याओं के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी व महत्वपूर्ण होता है। इसका प्रयोग उच्चतर सांख्यिकी विश्लेषण के लिए भी किया जाता है क्योंकि यह एक सरल व स्पष्ट प्रणाली भी होती है। इस उपयोग औसतन सभी वर्गों में होता है, जैसे औसत उत्पादन व्यय, औसत आयात निर्यात आदि में भी इसका प्रयोग होता है। समांतर माध्य के प्रकार, समांतर माध्य मुख्यतः दो भागों में बटे होते हैं, सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य। व्यक्तिगत श्रेणी में सरल समांतर माध्य की गणना अगर करनी होगी तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि व्यक्तिगत श्रेणी में केवल मदों की माप दी जाती है, आवृत्ति नहीं दी जाती है। जैसे सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला होता है x बार यानी कि मीन बराबर सिग्मा x अपॉन n। उदाहरण हमने सेट किया है आपको समझाने के लिए कि व्यक्तिगत श्रेणी कैसी होती है और उसको कैसे हमें उसका हल करना है। तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि अर्थशास्त्र की परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप ये विभिन्न प्रकार के अंक देख रहे हैं, 95, 88, 65, 70, 91, 72, 89। ये आवृत्ति नहीं है इसकी, केवल समंक है। तो ये हमें दर्शा रही है कि ये सीरीज़ हमारी जो है वो व्यक्तिगत है, यानी कि जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ भी कहते हैं। तो इसको x मान लेंगे हम, अभी x मानना है, x बार नहीं, क्योंकि x बार प्रयोग होगा मीन के लिए। तो इसको हम ऐसे टेबल में रखेंगे और इन सब समंकों का योग कर लेंगे, जो कि हमारा सिग्मा x बराबर 560 हो जाएगा। और यहाँ समंकों की संख्या देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो n बराबर 7 होगा। फॉर्मूला के अनुसार जो आपको सूत्र बताया गया है कि सिग्मा x अपॉन n, तो सिग्मा x हमारा 560/7, तो बराबर ये हमारा 80। तो ये एक व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है जिससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर हमारा समांतर माध्य 80 है। इसके बाद इसकी लघु विधि, जिसको अप्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं, ये बहुत ही एक ऐसी विधि है जिससे सभी प्रकार के प्रश्न अधिकतम हल हो जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद ज़रूर रखना है। जब तक आप फॉर्मूला सूत्र को याद नहीं करेंगे तब तक आप जो है सांख्यिकी अच्छे प्रकार से उसको नहीं पकड़ पाएंगे प्रश्न को। तो इसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन n। अब ये a क्या है? ये एज्यूम्ड मीन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में।
हिंदी में बोलते हैं इसको काल्पित माध्य। काल्पित माध्य का मतलब कल्पना कर लिया कि ये माध्य हमारा ये होगा, जबकि वो नहीं है, सिर्फ कल्पना की है। तो ये प्रश्न लिया गया है आपके लिए, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 पद का मूल्य। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्रम संख्या है इसका अपना कोई मूल नहीं है, हमारे समंक ये है पद का मूल्य, ये भी अपने आप में एक व्यक्तिगत श्रेणी है, भले ही हमने इसकी सीरीज बना दी हो 1 2 3 4 5 6 7। तो क्रम संख्या का अपना कोई काम नहीं है, x हमारा यही रहेगा। तो यहाँ पर x ही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये dx क्या है, फॉर्मूले में dx है, सिग्मा फॉर्मूले में यूज होगा क्योंकि वहाँ पर हम उसका जोड़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें सिंगल सिंगल dx निकालना होगा। तो dx हमने यहाँ पर काल्पित माध्य x में से मानना है, तो हमने यहाँ पर 16 को काल्पित माध्य मान लिया। आप किसी भी अंक को पूरे x में से किसी को भी आप काल्पित माध्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 16 माना है, तो 16 सबसे पहले dx बराबर x माइनस a, ये अपने आप में हर एक x है, लेकिन 16 एक ऐसा अंक हो गया, ये x भी हो गया और ये a भी हो गया। तो इस प्रकार जो 16 होगा ये शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर अब 6 में से 16 को घटाएंगे तो -10, 11 में से 16 -5, 15 में से 16 -1, 16 में से 16 माइनस करेंगे 0, फिर इसी प्रकार से 22 में से 16, अब ये अंक बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, तो ये प्लस में आना शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से 26 में से 16 +10, 29 में से 16 +13। तो अब इन तीनों का भी जोड़ करेंगे और इन तीनों का भी जोड़ करेंगे, ये संख्या सिग्मा dx हो जाएगी। ये हमारी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब इसको आगे फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो a हमने 16 यानी काल्पित माध्य माना था, तो ये 16, सिग्मा dx का टोटल हमारा 13 आ चुका है और n यहाँ पर हमारे हैं 7। तो 7, 13 को पहले 7 से भाग करेंगे 1.86, फिर 16 में उसको सिंपली जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार 17.86 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद खंडित श्रेणी में सरल समांतर माध्य की गणना। खंडित श्रेणी वो होती है, पहले इसका अर्थ समझ लीजिए कि इस श्रेणी में मदों के मूल्यों के साथ साथ उनकी आवृत्ति बारंबारता भी दी हुई होती है। तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला रहेगा प्रत्यक्ष सिग्मा fx। अब यहाँ f जो है ये फ्रीक्वेंसी हो गई, बारंबारता, तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। नेक्स्ट उदाहरण हमने लगाया इसका परीक्षा। अब देखिए पिछले प्रश्न में अगर आप देखेंगे हमने क्रम रखा था 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। 2 6 10 15 18 20 ये परीक्षा में अंक प्राप्त हुए हैं और ये विद्यार्थियों की संख्या है। बारंबारता की पहचान समझ लीजिए, जब तक बारंबारता को पहचान नहीं पाओगे आपका प्रश्न हल नहीं होगा। बारंबारता की पहचान ये होती है कि बारंबारता जिस स्तर से प्रारंभ होती है एक स्तर तक बढ़ती जाती है और फिर एक स्तर पर आकर वो घटना शुरू हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे 12 से 15 हुआ, 15 से 20, लेकिन अब यहाँ से स्तर यहाँ तक बढ़ा और उसके बाद ये कम होना प्रारंभ हो गया। ये बारंबारता की फ्रीक्वेंसी की पहचान होती है। तो यहाँ पर ये हमारा x रहेगा, ये f। हमें सिंपली क्या करना है, बाय फॉर्मूला जब तक नहीं याद करेंगे आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला कह रहा है कि सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब टोटल, सिग्मा को अभी भूल जाइए, लेकिन fx पे ध्यान दीजिए कि fx का मतलब है f गुना x, यानी कि फ्रीक्वेंसी की x से मल्टीप्लाई कीजिए, हर एक इंडिविजुअल fx तैयार कीजिए यानी कि अलग से, और फिर उन सबका टोटल करेंगे तो वो सिग्मा fx तैयार हो जाएगा। तो 612/65 9.4 सिंपल जब इसको भाग करेंगे तो ये हमारा प्रत्यक्ष विधि सतत श्रेणी में हमारा उत्तर आ जाएगा। अप्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, काल्पित माध्य विधि, इन सब के नाम एक ही हैं। तो इसका फॉर्मूला भी वैसा ही रहेगा, बस क्या अंतर आ जाएगा, वहाँ पर a प्लस सिग्मा dx होता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्योंकि आ गई है तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी f dx हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्रश्न में हमें काल्पित माध्य खुद मानना है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी, हमें dx बनाएंगे और उस dx की हेल्प से फिर f dx तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर काल्पित माध्य 168 को मान लिया है x में। हमेशा काल्पित माध्य जो मानेंगे वो माध्य में मानेंगे, फ्रीक्वेंसी में नहीं, उसको बिल्कुल भी एज्यूम करेंगे। ये x है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। इतना इतना अगर हम देखें ये प्रश्न है, प्रश्न को हमने लिख लिया, इसमें से आप कोई सा भी एक अंक उठाइए और उसको
काल्पित माध्य मान लीजिए। मैंने यहाँ पर 168 लिया है और dx का एक कॉलम आपको तैयार करना होगा। ये कॉलम जब आप dx तैयार करेंगे तो जिसको काल्पित माध्य माना है उसको शून्य कर दीजिए आप, सिंपल सी बात, उसको शून्य कर दीजिए। अब ये सारे अंक इससे 168 से छोटे हैं तो सब माइनस में आएंगे और इसके बाद वाले सभी अंक 168 से बड़े हैं तो ये प्लस आएंगे। ये dx तैयार हो गया है। f की और dx की मल्टीप्लाई करेंगे, f dx 4 दूनी 8 माइनस 8, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, 5 तिया 15, ये सब हमने गुना किए और सिग्मा f dx बराबर प्लस 8 आ गया। ये प्लस 8 कैसा है ये ध्यान दीजिए आप। इन सब का मैंने टोटल किया, इन सब का भी टोटल किया, इन सब का भी टोटल किया, लेकिन अंत में जब देखा गया तो इसका टोटल इसके टोटल से 8 ज़्यादा है, इसलिए प्लस 8 आ गया है। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 168 हमने सिग्मा एज्यूम मीन कर रखा है, प्लस 8 बटे 93 सिग्मा एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल 0.08, 168.08 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम पद विचलन रीति स्टेप डेविएशन मेथड को पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये जो d डैश आ गया है इससे आपका एक स्टेप पिछले फॉर्मूले से एक और बढ़ जाता है। कैसे? ये सब हमारे x हैं और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। हमने इसकी टेबल तैयार की, उसके dx तैयार करेंगे। dx तैयार करने के लिए हमारे पास एज्यूम्ड मीन होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर 300 माना हुआ है, इसलिए ये 0 हो गया है। और प्रत्येक x का हमने dx तैयार कर लिया है, डेविएशन यानी कि विचलन तैयार कर लिया है, वो है -200, -100, +100 और +200। 300 शून्य इसलिए हो गया है क्योंकि वो खुद ही हमने एज्यूम मीन माना है। डी डैश एक्स के लिए यहाँ पर हर एक x में जितना अंतर होगा ये हमारा h इंटरवल माना जाएगा, यानी कि इसकी हाइट जो है वो बराबर है। तो डी डैश एक्स बनाने के लिए डी एक्स को हम h से भाग करेंगे, यानी कि ये 100 से भाग होगा, तो वो जो 100 से भाग हो रहा है वो ये वाला 100 नहीं है, 100 में और 200 में जितना अंतर है 100 का उससे भाग हो रहा है। तो इसलिए -2 -1 0 +1 और +2 और फिर इस फ्रीक्वेंसी की गुना हम डी डैश एक्स से कर देंगे, एफ डी डैश एक्स हो जाएगा और ये टोटल करके -37 आ जाएगा। इसके बाद फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और फॉर्मूले में ये सब हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन है। कैसे? एफ डी डैश एक्स हमारा 37 है, माइनस तो उसकी गुना 100 से करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस 3700 बटे 69 और जब इसको भाग करेंगे तो 53.6 हमारा, इसमें से 300 में से माइनस करेंगे और 246.4 हमारा आंसर हो जाएगा। सतह श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी द्वारा सरल समांतर माध्य की गणना। सूत्र हमारा रहेगा x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। नीचे दिए गए आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल मिल जाएगी, यानी कंटिन्यूस सीरीज मिल जाएगी, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ भले आवृत्ति ना लिखी हो लेकिन आपको पहचान होनी चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी कैसे है। देखिए ये बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा है, फिर ये एकदम इसका स्तर गिरना शुरू हो गया है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी की पहचान होती है। तो ये अब जहाँ पर वर्ग अंतराल होगा वहाँ पर हमें मिड वैल्यू यानी कि मध्यमान बनाना होगा, जो कि x होगा। तो मध्यमान बनाने के लिए हमें निम्न सीमा, ये वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है और ये उच्च सीमा होती है, तो इन दोनों को जोड़ना है, यानी ये L1 है और ये L2 है। तो x बनाने के लिए L1 + L2 बटे 2 करना होगा। तो यहाँ पर 0 + 10 10 बटे 2 5, इसलिए यहाँ पर मध्यमान हमारा 5 हो गया और 10 + 20 30, 30 बटे 2 15, इसलिए 15 हो गया है। अब यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, अगर ये हमारी वर्ग अंतराल बिल्कुल बराबर है तो यहाँ पर जितना अंतर आया है, जैसे यहाँ 10 का अंतर आया है तो अगला भी 10 के अंतर से ही ये नंबर बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55। फिर हमारी बारंबारता होगी और इसके बाद इसकी गुना कर दिया जाएगा x और f की, उसके बाद इसका टोटल करेंगे, जो टोटल हमारा 1245 आ गया है। x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिंपल सा हमें 1245 को सिग्मा एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी के टोटल से भाग करना है, जो कि हमारा 27.67 उत्तर हो जाएगा। फिर इसी में हमारी अप्रत्यक्ष विधि आएगी, यानी कि कंटिन्यूस सीरीज में हमारी x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा। फॉर्मूला वही रहेगा, बस हमें क्या करना है, कंटिन्यूस सीरीज को
हमें डिस्क्रीट सीरीज बनानी है, यानी कि सतत को अखंडित को खंडित पे लेके जाना है, और वो करने के लिए वर्ग अंतराल का हमें x तैयार करना है बस, और बाकी फिर फॉर्मूला वो ही रहेगा। अब हमें इसमें काल्पनिक माध्य मानना होगा, जो हमने 45 मान लिया है, आप कोई भी मान सकते हैं। 45 इसमें से नहीं मिलेगा आपको, x में से, तो दोनों को जोड़िए और फिर उसको 2 से भाग कीजिए, तो ये सारे x तैयार हो गए। आप किसी भी अंक को आप x जो है काल्पनिक माध्य मान सकते हैं। मैंने यहाँ पर 45 माना है। फ्रीक्वेंसी हमने प्रश्न में से कॉपी कर ली है, बिल्कुल उतार ली है, और उसके बाद ये 45 हमारा शून्य हो जाएगा, और 5 में से 45 जाएंगे -40। इसी प्रकार छोटे अंक में से जब बड़ा अंक माइनस किया जाएगा तो माइनस में आंसर आएगा, और बड़े अंक में से जब छोटा अंक माइनस किया जाएगा तो वो प्लस में आएगा। फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करनी है एफ डी एक्स की, तो ये हमारे पास सिग्मा एफ डी एक्स -570 हो जाएगा। और इसके बाद इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ए हमने काल्पनिक माध्य 45 और सिग्मा एफ डी एक्स हमारा -570 है, प्लस माइनस माइनस 570 को 101 से भाग करेंगे तो 5.65, और फिर 45 में से इसको माइनस करेंगे तो 39.35 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगली विधि रहेगी पद विचलन रीति, जिसका फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये हमने प्रश्न रखा है। इसमें हर एक वर्ग अंतराल का पहले x तैयार करेंगे, और बारंबारता हमें दी हुई है। उसके बाद dx तैयार होगा। dx तैयार करने के लिए हमें x में से किसी एक को काल्पनिक माध्य मानना होगा। प्रश्न में यहाँ पर 275 को काल्पनिक माध्य माना गया है। अब 125 में से 275 माइनस होगा तो माइनस का 150, और इसी प्रकार से जब छोटे अंक में से बड़ा अंक माइनस होगा तो माइनस में आएगा, और बड़े अंक में से छोटा अंक जाएगा तो प्लस में आएगा। और डी डैश एक्स बनाने के लिए यहाँ पर जितना जितना अंतर आप देख रहे हैं 100, 150, 150, 200, तो 50 का अंतर है, तो यहाँ पर हमारा हाइट ऑफ इंटरवल जो रहेगा वो 50 रहेगा। तो इस डी एक्स को हम जब h से भाग करेंगे तो d डैश x तैयार होगा। तो 150 को जब 50 से भाग करेंगे -3, 100 को जब 50 से भाग करेंगे तो -2, और इसी प्रकार ये हमारे d डैश x आ जाएंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई यानी कि गुना d डैश x से की जाएगी, जो हमें सिग्मा एफ डी डैश x तैयार करके देंगे, जो कि -93 है। इसके बाद फॉर्मूले में इसको अप्लाई किया जाएगा, -93 गुना 50/85, सिग्मा एफ 85 है, इसकी गुना की 4650, 85 से भाग करेंगे 54.7, 275 में से इसको माइनस करेंगे तो 220.3 हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर एक संचयी बारंबारता यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका विशेष तौर पर ध्यान दीजिए अब यहाँ पर कि यहाँ से प्राप्तांक या अंकों के साथ से कम या से अधिक लिखा हुआ होता है, उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 50, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और छात्रों की संख्या, ये बारंबारता नहीं है। ये बारंबारता तब होती जब किसी एक स्तर पर जाकर ये कम होती, लेकिन ये लगातार बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली ये बढ़ती जा रही है, तो ये होती है संचयी बारंबारता क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे ये आगे देखते हैं। 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, ये कम प्रश्न है, ये कम। अब यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, CF यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हमें वास्तविक वर्ग अंतराल तैयार करना होगा। अब ये जो आप कम देख रहे हो, यहाँ पर इसकी गिनती कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से कम का मतलब ये है कि 5 से कम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। इसलिए यहाँ पर से कम यहाँ से प्रारंभ होता है, तो 0 से 5, 10 से कम यानी कि 5 से अधिक और 5 को मिलाकर, तो 5 से 10, 10 से 15, ये हमारे वर्ग अंतराल तैयार हो गई है। और इस CF से फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे ये देखिए आप। पहली CF बराबर आएगी, उसके बाद अगली CF में से पिछला CF माइनस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी तैयार मिलेगी। 25 में से 10 जाएंगे 15, 49 में से 25 24, 65 में से 49 16, 73 में से 65 8, 78 में से 3 5, 80 में से 78 गए 2। तो अब हमारा काम ये फ्रीक्वेंसी, ये वर्ग अंतराल से माध्य मान निकालना होगा। 0 से 5 को ऐड करेंगे और 2 से भाग करेंगे 2.5, 5 और 10 15, 15/2 7.5। इसी प्रकार से सारे x तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हमें विचलन निकालना है यानी कि dx। इसको पहले हमें किसी एक को शून्य करना होगा। यहाँ पर 22.5 को हमने काल्पनिक माध्य मान लिया है और ये शून्य हो गया है। इसी प्रकार से -20,
2.5 में से 22.5 गए 20, 7.5 में से 22.5 गए तो -15। इसी प्रकार से हमारे विभिन्न dx आ जाएंगे और फिर इस बारंबारता की गुना dx से करेंगे जो कि f dx होगा और उसका टोटल सिग्मा करेंगे तो -315 आएगा। इसके बाद फॉर्मूले में रखा जाएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f dx -315 बटे 80। जब प्लस माइनस माइनस होगा और 80 से इसको भाग किया जाएगा तो 3.93 और 22.5 में से इसको माइनस करेंगे तो 18.57 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अब ये अगला उदाहरण है हमारा जो अंक से अधिक, तो यहाँ अधिक हो गया, इससे पहले वाले में से कम था, तो पहले अंक से अधिक 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये CF है क्योंकि ये भी लगातार या तो बढ़ेगी या घटेगी तो CF माना जाएगा। तो अब यहाँ पर अंक से अधिक 0 से अधिक तो ये 10 आएगा, 0 से 10, 10 से 20 भी, तो ये एक्चुअल क्लास इंटरवल है, वास्तविक वर्ग अंतराल है। फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी? CF में से तैयार होगी। कैसे? ये देखिए आप, 40 में से 32 गए 8, 32 में से 25 7, 25 में से 18 गए 7, 18 में से 10 गए 8, 10 में से 5 गए 5 और ये जब ये अधिक वाला होगा तो लास्ट वाली जो CF होती है वो सेम फ्रीक्वेंसी रहती है। तो इसके बाद मध्यमान वास्तविक वर्ग अंतराल में से निकालेंगे, उसके बाद dx निकाला जाएगा जैसे अभी तक करते आ रहे हैं और फिर फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई dx से करेंगे और उसके बाद सिग्मा f dx। फॉर्मूले में इसको रखेंगे 35 प्लस माइनस 300 बटे 40 और प्लस माइनस माइनस 300 को जब 40 से भाग करेंगे तो 7.5 आ रहा है और 35 में से 7.5 को जब हम माइनस करेंगे तो 27.5 आपका उत्तर हो जाएगा। भारित समांतर माध्य वेटेड एवरेज मेथड। श्रेणी में प्रत्येक पद का अलग अलग महत्व होता है। प्रत्येक पद का महत्व निर्दिष्ट आधार पर निश्चित अंकों द्वारा प्रदान किया जाता है। इन अंकों को ही भार वेट कहते हैं। अतः भारों के आधार पर ज्ञात किया गया माध्य भारित समांतर माध्य कहलाता है। अंतर सिर्फ इतना है क्योंकि ये वेटेड एवरेज मेथड है तो इसमें मीन के साथ छोटा सा एक W आपको लगाना होता है इंडिकेशन के लिए और बराबर सिग्मा XW, इसमें जो है वो W हमारा वेटेज रहेगा और अपॉन सिग्मा W। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे दिए गए आंकड़ों में भारित समांतर माध्य ज्ञात कीजिए कि भोजन, कपड़ा, मनोरंजन, पेट्रोल, अन्य, उसको भार दे दिया यानी वेटेज। हम सबसे पहले किस चीज़ को वेटेज देंगे? जो हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक वस्तु होती है। तो यहाँ पर भोजन नंबर 1 पर है, कपड़ा नंबर 2, मनोरंजन 5, पेट्रोल के लिए 3 और अन्य के लिए 4 भार दे दिया है। यह आपको कंटिन्यूटी में नहीं मिलेगा, यह आपका भार बना हुआ मिलेगा या आप खुद बनाएंगे। तो मध्य हम लिख लेंगे और VI और उसके बाद इसके सामने इसका भार लिख देंगे जो भी इसका भार होगा और फिर सिंपल हमें क्या करना है, X और W की मल्टीप्लाई करनी है और ये सब हमारा सिग्मा XW बराबर 280 और फिर फॉर्मूले में इसको सिग्मा XW अपॉन सिग्मा W में रखकर हमारे सामने भारित समांतर माध्य प्रस्तुत हो जाएगा। आज हमने माध्य का सरल व भारित प्रकरण पूरा कर लिया है। आपको इन प्रश्नों के आधार पर अपने अनुसार प्रश्न तैयार कर घर पर गृह कार्य के लिए दिए गए हैं, उनको आप तैयार कीजिए। अगले अध्याय में हम माध्य का और विभाजन मूल्य और बहुलक को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।